खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी एक पल है जिंदगी एक पल कुछ भी नहीं। क्या नाम है रूम प्लीज? आपका नाम? भारती प्रधान। मेधा और एकनाथ हर रोज मिलते हैं, दोनों एक दूसरे से मिले बगैर रह नहीं सकते। रूबी का प्यार एकनाथ के लिए जिद है और जिद की वजह से दो सीनों में इतना सारा दर्द हो, ये अन्याय है। Let me please. मम्मी, दीदी और मैं कोर्ट में किसी की तरफदारी नहीं करेंगे, ना आपकी और ना ही पापा की। ये जो सब हो रहा है इसका दोषी ना हम आपको मानते हैं और ना पापा को। तुम मेरे इस मेहमान को संभालो, बैठकर कुछ बातें करो, तब तक मैं दो चार काम भी निपटा लूंगा। मेधा और एकनाथ सुनील के घर पर एक साथ मौजूद है। अगर आज तुम्हारी बात सच निकली तो कई एतराज उठेंगे और कई एतबार टूटेंगे। आप सोनू को एक मैसेज भिजवा दीजिए कि वो स्कूल के बाद सीधे होटल कंफर्ट पैलेस रूम 1207 में आ जाए, क्योंकि यहाँ हमारा एक फैमिली फंक्शन हो रहा है और हम उसे यहीं मिलेंगे। नहीं, हाँ? जरा इधर आना। ये क्या है? आज तक तो हमारी सुबह भी काली हुआ करती थी, आज इतने दिनों बाद एक उजला सवेरा आया है। आज इतने दिनों बाद तुम्हारे कदमों के नीचे वो रास्ता आया है जो जिंदगी की तरफ जाता है, जिन रास्तों पे चल के खुशी की ख्वाहिश की तमन्ना की जा सकती है। एक बात बताओ शीला, मेरी खुशी को तुमने अपनी इकलौती ख्वाहिश कैसे बना लिया? जी नहीं, ये आपकी नहीं, मेरी अपनी खुशी है। मैं तो तुम्हें इस तरह तैयार होते ऑफिस जाते कितने बार देख चुकी हूँ। बताओ तो कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बुरे वक्त से थक कर अभी अभी सोया और नींद में एक ख्वाब देख रहा हूं, ये जानते हुए कि उस ख्वाब की हकीकत सिर्फ उस वक्त तक है जब तक मेरी नींद खुल नहीं जाती। जानती हो, पिछले दिनों बुरे वक्त ने मुझे इस तरह से दबोच लिया था कि उससे जिंदा बच निकलने की उम्मीद बहुत कम थी। कैसी कैसी परेशानियों ने घेर लिया था मुझे। जिस तरह अपने नाखूनों को काट कर फेंक दिया जाता है ना, तुम्हें चाहिए कि अपनी यादों को अपने दिमाग से बेदखल करके फेंक दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये जो यादें हैं ना, तुम्हारे आज की ताकत में रुकावट बन जाए। जानती हो, मेरा ये आज मेरी अपनी नहीं, तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारी ताकत से नसीब हुआ है मुझे, वरना मेरा ये आज गुजरे हुए कल की तरह ही होता। अकेला रहता, कब का मर गया होता। ऐसा मत बोलो मैं। इस सब से एक चीज का एहसास हो गया मुझे शीला। क्या? आदमी बुरा नहीं होता, वक्त बुरा होता है, और ये बुरा वक्त ही आदमी से बुराइयां कराता है। मैं कभी भी बुरा आदमी नहीं था। जानती हो, जब बुरा वक्त चला जाता है और अच्छा वक्त आता है तो आदमी बुरे वक्त के नामो निशान को भूल जाता है, साथ ही उसके दिए हुए दर्द को। देखो ना, अपने आप ही सारी उलझने सुलझ गई हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। देखो ना, आज का सवेरा अपने साथ कोई भी परेशानी लेकर नहीं आया। ऐसे देखा जाए नहीं तो इंसान अगर चाहे ना तो अपने बुरे वक्त को और भी बुरा और अपने अच्छे वक्त को अपनी मेहनत से और भी ज्यादा अच्छा बना सकता है। और भी अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा बनाना है मुझे। महीन मल्होत्रा की एक नई हस्ती तलाशनी है, ऐसी हस्ती जिस पे लोगों को ताज्जुब हो, और मेरी अपनी प्यारी सी शीला को। मुझे तो तुम पे शुरू से ही नाज था, बस अब मैं इतना ही चाहती हूँ
कि तुम मेरे बाकी सपनों को हासिल करके दिखाओ। कैसे सपने? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का एक ऐसा मजबूत सहारा बन जाओ कि वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और उसकी तरक्की महेन मल्होत्रा की मोहताज बन जाए। गॉड विलिंग ऐसा ही होगा और इस तरक्की की जिम्मेदार सिर्फ मैं ही नहीं, हम दोनों होंगे। आई विल मेक इट हैपन दिस टाइम। यू वेट एंड वॉच। कब तक खामोश होगी? कुछ तो बोलो मेरा। क्या बोलूं? तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना। मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। तुम्हारा रिश्ता मेरी जिंदगी से छूट चुका है एकनाथ। अब क्या कहना सुनना? तुम्हारी जिंदगी से छूट चुका है, लेकिन मैंने तुम्हें अभी नहीं छोड़ा मेरा। अपनी जिंदगी के बारे में तुम खुद जानो। मैं फैसला ले चुकी हूँ और तुम्हें बता भी चुकी हूँ। तुम्हें अपने इस फैसले पर जरा भी अफसोस नहीं है? अफसोस करना मेरी फितरत में ही नहीं है एकनाथ, और मैं अपने फैसले बड़े सोच समझ कर लेती हूँ। तुम झूठ बोल रही हो, सब झूठ। अब किसी और के घर पे अपने आप पर काबू रखो। ये क्यों नहीं कह रही हो कि मैं तुम्हारे बचकाने फैसले के काबू में रहूं? तुम मापे से बाहर जा रहे हो एकनाथ। मैंने बर्दाश्त के हद में रहकर भी देख लिया किस तरह हम लोग खामोश होकर अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। ये तुम्हारा नजरिया है। मुझे अब अपना ही नजरिया अपनाना होगा, क्योंकि तुम अपनी बहन के प्यार में पागल हो रही हो। बहुत हो चुका, इनफ। जा रहे हो। तुम आज से मर्जी नहीं कर पाओगे। तुम मेरे साथ बदतमीजी मत करो। मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा हूं? तुम मारो ना थप्पड़, लगाओ ना एक दो हाथ खींच करके। मेरा अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं जो कह रहा हूं गलत कह रहा हूं या जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, तो तुम मेरी ऐसी बेइज्जती करो, ऐसी बेइज्जती करो कि मैं जिंदगी भर उसे याद रखूं। बेटा, मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा, मगर मुझे कुछ ऐसी कड़वी यादें दे दो जिससे कम से कम मैं तुम्हें भुलाने का जरिया खोज सकूं। बेटा, तुम यही कहना चाहती थी ना कि परायेपन का नाटक करके तुम मुझसे दूर होना चाहती थी? क्या इतना आसान हम दोनों का अलग हो पाना एक दूसरे से? देखो, तुम मुझसे इतनी आसानी से दूर नहीं हो सकती हो, समझी कि नहीं? तुम ऐसी बातें मत करो। मैं ऐसी बातें करूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारे सीने में हो रहे दर्द को मैं कैसे नजरअंदाज कर दूं? तुम जिंदगी भर का दुख मोल ले रही हो मेरा। तुम्हें पता मैं क्या करूं? बेटा, हमें साथ रहकर कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर हम अलग हो जाएंगे तो हालात हम पर हावी हो जाएंगे। नानी माँ, अरे पूजा बेटा, तुम? आपने हमें याद रखा। ये बूढ़ी नानी को इसके सिवा दूसरा काम ही कहाँ है। जब बबली को और प्रहलाद को याद करती हूँ, अक्सर तुम्हारी और ऋषभ की याद आती है। और बबली की खुशी का कारण भी तुम हो। नहीं नानी माँ, बबली जी को वो खुशियाँ मिलनी चाहिए थी। कितनी अच्छी है बबली जी। नहीं बेटा, तेरी तुलना में और सबकी अच्छाई बहुत कम है। ऋषभ ने जो भी कुछ किया उसका एक फर्ज था, क्योंकि बबली उसकी बचपन की सहेली थी। लेकिन तेरा और बबली का कौन सा रिश्ता था? सिर्फ इंसानियत का ना। और बबली ने तुझे कितना परेशान किया था बेटे। सच नानी माँ, हमें तो कुछ भी याद नहीं है। और हमें उसके अलावा कुछ याद नहीं। छोड़िए ये बातें नानी माँ, हमें बताइए प्रहलाद जी और बबली जी कैसे हैं? बहुत बहुत खुश है। प्रहलाद को फोन आया था कि बबली उसका बहुत ख्याल रखती है। कब वापस आ रहे हैं दोनों? उनकी बातों से लगता है कि वहीं रहेंगे, अब वापस नहीं आएंगे। तो नानी माँ, आप भी उनके यहाँ क्यों नहीं चली जाती? यहाँ अकेले आप कब तक रहेंगी? वही तो मुश्किल है। इस शहर से मुझे बहुत लगाव है। जीऊंगी यहाँ, मरूंगी यहाँ। नानी माँ, ऐसी बातें नहीं करते। मैं ऋषभ को फोन करने वाली थी। अब इस घर में मुझसे अकेला नहीं रहा जाता। बबली की बहुत याद आती है।
लगता है मैं सोचती हूँ कि कहीं वृद्धाश्रम में चली जाऊँ। नानी माँ, आप वहाँ जाकर रहेंगी? तो क्या हुआ? मेरी उम्र की कितनी सहेलियां होंगी वहाँ, और बाकी की उम्र ऐसे ही कट जाएगी। और देखो, ऋषभ को बोलना मुझे जरा आके मिल जाए। नानी माँ, वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, आते ही उन्हें हम आपका संदेश दे देंगे। अरे पूजा, तेरी और ऋषभ की शादी कब है? बहुत देरी कर दी। नानी माँ, हमें नहीं लगता ये शादी हो पाएगी। न जाने क्यों, आजकल हमारा मन यही कहता है। हेलो हेलो हेलो, भाई साहब कुछ बोलिए। हेलो हेलो। हेलो सेंट एंटनीज, स्कूल की छुट्टी हुए कितनी देर हो गई है? पौना घंटा। थैंक यू। कमिंग कमिंग। एक्सक्यूज मी, मेरी रश्मि आंटी है क्या? मम्मी, आप? अपनी मम्मी को पहचाना नहीं? नहीं मम्मी, आपने गॉगल्स पहना हुआ था इसलिए। और यहाँ तो मुझे रश्मि आंटी ने बुलवाया था। क्या आप ही ने बताया था कि आप यहाँ हैं? नहीं बेटे, तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता है कि मैं यहाँ पर हूँ। तो फिर स्कूल में वो फोन मैंने किया था बेटे। तो आपने अपना नाम क्यों नहीं बताया? बेटे, कुछ वजह है। क्या वजह मम्मी? और आजकल ये क्या हो रहा है? लोग आपके बारे में क्या क्या कह रहे हैं? बेटे, लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। तुम अपनी मम्मी को अच्छी तरह जानते हो ना? हाँ मम्मी, पर लोग ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा बेटे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मम्मी बताइए ना कि बात क्या है। मैं तुम्हें सब बता दूंगी। अभी बताइए ना मम्मी। ये बताइए कि आप मुझे फोन क्यों नहीं करती, आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आती, और पापा कह रहे थे कि आप बाहर गई हुई हैं। बेटे, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन आज नहीं। आज मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम करवाना है। करोगे ना? हाँ मम्मी, करूँगा। लेकिन ये चिट्ठी लेकर सिल्वर स्टेट जाकर अपनी नानी को दिखा देना। वो तुम्हें कुछ देगी, उसे यहाँ ले आना। लेकिन मम्मी, आप खुद क्यों नहीं जाती? बेटे, कुछ मजबूरी है। देखो, तुम्हारी नानी माँ जो तुम्हें देंगी ना, उसे लेकर चुपचाप सीधे यहाँ चले आना। कोई तुमसे कुछ भी पूछे, जवाब मत देना। ये मत बताना कि तुम मेरे काम से आए हो, चाहे पूछने वाला कोई भी हो। लेकिन मुझसे कौन, क्या और क्यों पूछेगा? देखो बेटे, शायद वहाँ पुलिस वाले पहुँच गए हैं। उन्हें कुछ मत बताना। पुलिस वाले? लेकिन क्यों? बेटे फिलहाल कोई सवाल नहीं। तुम वापस आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। और लेकिन जल्दी चले आना। हाँ, बाय बेटे। भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाए। जो मैंने देखा वो मौत से भी बदतर है दीदी। जिस रिश्ते को मैं इतनी इज्जत दे रही थी, उसमें मुझे अब शर्म आ रही है। सर आंखों पर जिस इज्जत को बिठा रखा था, अब मन करता है कि एड़ी के नीचे उसे कुचल डालूं। रूबी, इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले मेरी बात तो सुनो। मौत हो जाने के बाद क्या मरहम लगाती हो? कोई और होता ना तो मैं इतनी कंगाल नहीं होती दीदी।
अब तो ऐसे लगता है जैसे सारी दुनिया ही मर गई है। तुम्हारे अलावा मेरा और कौन था? तुम्हें गलतफहमी हो रही है। हम देख लिया, खूब देख लिया। तुम दोनों को मेरे प्यार के बारे में पता था, फिर भी इस तरह छिप छिप कर मिल रहे थे, ये पाप कर रहे थे। बस करो रवि, बस करो। ये बेहुदा आरोप लगाने से पहले सोचो कि तुम क्या कह रही हो। लो, तो तुम भी इस पाप में पैरवी करने आए हो। यहाँ कोई पाप नहीं हुआ है रवि, कोई पाप नहीं हुआ है। ओह, अच्छा मिस्टर एडवोकेट सुनील, अच्छाई और बुराई, पाप और पुण्य की तमीज सिर्फ तुम्हें है, क्यों? एकनाथ से तो तुम्हें मेरे प्यार के बारे में तो पता ही होगा। हाँ हाँ, मैं जानता था। जानती थी, एकनाथ भी जानता था, दीदी भी जानती थी। मैंने तो इसे एकनाथ और इसके रिश्ते के बारे में पूछा भी था। क्या कहा था? अच्छे दोस्त हैं हम, अच्छे दोस्त। यहाँ बैठकर अच्छी दोस्ती निभाई जा रही थी। अरे दीदी, तुमने एक बार भी मुझे कहा होता ना कि तुम एकनाथ से प्यार करती हो, तो मैं खुद ब खुद तुम्हारे रास्ते से हट जाती। ये नाटक, ये पाप, ये चालाकी करने की क्या जरूरत थी? रूबी, मैं खुद ही तो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। दीदी, मुबारक हो तुम्हें ये पाप। I hate you. I hate you. रवि, हेलो हेलो, ऋषभ भैया, बंबई कब लौटे? अरे अभी लौटा कहाँ हूँ, बाहर से बोल रहा हूँ। अरे तो बड़े जल्दी तरस खा गए हम पे, कछु दिन और तड़पा लेते। अरे साले, झूठ क्यों बोल रहा है? मेरी आवाज सुनकर तुझे जो खुशी हो रही है ना, मुझे यहाँ तक महसूस हो रही है। अरे ये ससरा हमरा हमरे दिल पर कंट्रोल नहीं रहता है। हम चेहरे पे चाहे कोई भाव ले आए, लेकिन ये लफंगा दिल अपना अलग ही ताल पर धड़कता है। त्यागी, अब जब तुमने दिल की बात करी दी है, तो एक दिल की बात मैं भी बताऊं? अगर नहीं बताओगे तो तनिक ई बता दो कि हमरे अलावा की को बताओगे। हमरे अलावा तुमरे दिल की बात समझने वाला तुम्हारे पास है ही कौन? तभी तो यार, सबसे पहले तुम्हें बता रहा हूं। अब भैया तनक जल्दी बता डालो। तुम्हारे दिल की बात जानने के लिए हमारा दिल धोखनी के माफक धड़कने लगा है। यार त्यागी, मेरी अचानक किसी से मुलाकात हो गई है। किसे? है कोई जिसे मिलकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई है। नाम रक्षंदा। रक्षंदा? भैया, इस संज्ञा तो सुनने में स्त्रीलिंग सा लगता है। कोनो नारी से मुलाकात का दास्तान सुना रहे हो का? अरे मेरे बाप लड़की है। तब भाई तुम्हारे सुर में विविध भारती का सुर सुनाई पड़ रहा है, मन चाहे गीत के प्रोग्राम वाला। हाँ यार त्यागी, आजकल मेरा हालचाल कुछ ऐसा ही है। यानी अब हम अपना रेडियो उठा के बाहर फेंक दें, और जब भी हमारा मन गीत सुनने का हुआ करे, हम तुम्हें बुला लिया करें और पास बिठाल के सुने, तो ऐसा लगेगा कि जैसे रेडियो स्टेशन पर बैठ के सीधा प्रसारण सुन रहे हो। अरे नहीं नहीं, तेरा रेडियो अभी बाहर मत फेंकना, क्योंकि फिलहाल तो इस दिल में सिर्फ दर्द के गीत बज रहे हैं। अरे क्योंकि वो मिली भी और फिर गायब भी हो गई, ना टेलीफोन नंबर ना पता। अब ढूंढूं तो भी कहाँ ढूंढूं यार। लेकिन एक बात तो है, वो है वहीं कहीं बंबई में। यानी लव स्टोरी का सबरा मसाला है तुम्हारी प्रेम कहानी में। सही पटरी पे जा रहा है तुम्हारा अफसाना, यानी हमको एंट्री लेना होगा। अरे मेरे भाई त्यागी, प्रेम वेम का कोई चक्कर नहीं है। वो मिली और फिर लापता हो गई, बस। तो हम की मर्ज का दबा है ऋषभ भैया? कौनो तुम्हारा दिल चुरा कर फरार हो जाए और आकर हमरा शहर में छिप जाए, हम पूरा शहर खोद डालूंगा। ये जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ो। दिल का चाकरी हम बड़ा दिल से करता हूँ ऋषभ भैया। त्यागी, फिलहाल कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी एक आध दिन में मैं वापस लौट कर आ रहा हूँ। अरे तो अब हमारे लिए थोड़ी ना आ रहे हो जो हमका बता रहे हो। हमका तो तुम अचानक छोड़कर चले गए थे। या त्यागी, शायद मेरे नसीब में उससे मिलना लिखा था, तभी तो तकदीर मेरी उंगली पकड़कर मुझे यहाँ तक खींच लाई। फेर दिया हमरे गुस्से पर बर्फ का पानी। पहले गर्म धुआं उठ रहा था, अब ठंडा धुआं उठ रहा है। मद्रास से कश्मीर बना दिया हमरे दिल को। तुम्हारे दिल की कश्मीर की कली को ढूंढना अब हमरा काम। वफा मोहब्बत
तस्बीह माला